हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मॉक 7। अगर आपने पहले के बाकी के वीडियोस नहीं देखा है 6 मॉक तक का तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या बनेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, और वो नगर था चंदहुदड़ो। ठीक है, चंदहुदड़ो। और चंदहुदड़ो जो है मनके बनाने के लिए काफ़ी फेमस था, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो सभी को पता है कि सिंधु घाटी अपनी शहरी जीवन के लिए मतलब सुव्यवस्थित इनका शहर नगर था, इस वजह से ये काफ़ी जो कि प्रसिद्ध था व्यवस्थित शहरी जीवन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि हैमबर्गर प्रभाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि हैमबर्गर जो प्रभाव है इसे हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हम इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं कि क्लोराइड शिफ्ट एक प्रक्रिया है जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होती है। क्लोराइड शिफ्ट जिसे हैमबर्गर घटना या फिर लाइनस घटना के रूप में भी जानते हैं। अब अगर हम इसके बारे में अच्छे से समझना चाहें तो क्लोराइड शिफ्ट को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यह एक प्रक्रिया है जो कि रक्त में होती है, विशेष रूप से लाल रक्त कोशिकाओं में। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि रक्त के किस भाग में होता है, तो आरबीसी में होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के ऊतकों में रक्त में प्रवेश करती है तो यह पानी के साथ प्रक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। यह कार्बनिक अम्ल बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। तो कुल मिलाकर बस आपको इतना याद रखना है कि यह एक प्रक्रिया है जो कि रक्त में होता है और इसे क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं, और या फिर इसे लाइनस जो कि देखिए यहाँ पे लाइनस घटना के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ये दोनों कम्बो बुक जो आप देख पा रहे हैं ये आप ऑनलाइन या फिर चक्षु पब्लिकेशन के जो भी ये ऑनलाइन इनका स्टोर है वहाँ से भी आप इस बुक को मंगा सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनके प्रैक्टिस सीट को भी लगाना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस सीट भी आता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से होते हैं। आप उसको भी पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बुक लेना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जा करके बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन बी है। पढ़ पाएंगे कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति संसद में बहुमत प्राप्त दल या फिर गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। यदि किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए उस व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जो संसद में बहुमत साबित कर सके। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के औपचारिक शक्ति का हिस्सा है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शामिल है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शामिल है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया, तो यहाँ पे हम यूनियन और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी चीन का लोएस मैदान किस प्रकार में जमाव से बना है। जो लोएस मैदान होता है वो हमेशा हम कह सकते हैं कि रेत और धूल कणों के जमाव से बनता है, तो बी करेक्ट आंसर बनेगा। संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है। संप्राय मैदान जो है पेनिप्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है। तो ये नदियों के द्वारा होने वाली एक घटना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि एक नाव डूब जाएगा यदि वह अपने किसके बराबर जल को विस्थापित करता है। एक नाव डूब जाएगा जब अपने वजन के बराबर जल को विस्थापित करेगा, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि न खत्म होने वाली कहानी एक आत्मकथा है किसकी। न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बीपी सिंह का। ठीक है, बीपी सिंह, ऑप्शन डी। चक्रवात की दिशा क्या होती है।
चक्रवात की जो दिशा होती है वो क्या होती है। देखिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर मैं डी बनाऊँ, एक डी मैंने लिख दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका सही आंसर आप इस तरह से समझ सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध में अगर मैं मतलब कि इस जो डी मैंने बनाया इसको पूरा अगर एक सर्कल करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मैं उत्तरी गोलार्ध में हूँ, क्योंकि अगर इस इधर से देखोगे तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये आपका मतलब ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ठीक है। तो अगर मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करता हूँ तो उत्तरी गोलार्ध में मुझे इस सर्कल को पूरा करने के लिए लेफ़्ट की थ्रू यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से आना पड़ेगा, राइट। अगर इस सर्कल को पूरा करना है तो इससे मैं घड़ी के सीधी दिशा में चलूँगा, तो बस यही सही होगा कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कोयम्बैंग किस देश में चलने वाली गर्म हवा है। कोयम्बैंग किस देश में चलने वाली गर्म हवा है, तो ये चलता है इंडोनेशिया में, और ये जो गर्म हवा है वो खास करके तंबाकू के फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। टेफिलाटेल मरुस्थल जो है मरुधान वो कहाँ स्थित है, टेफिलालेट है। टेफिलालेट मरुधान जो है ये पड़ता है मोरक्को में। अच्छा, मोरक्को से कौन सा एक यात्री आया था हमारे मध्यकालीन भारत में, आप उसका नाम थोड़ा सा बताना और किसके समय में आया हुआ था वो भी बताना। टबाउकल किसकी सर्वोच्च चोटी है, टबाउकल किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी होती है टबाउकल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश जो कि आर्टिकल 213 के द्वारा जारी किया जाता है, तो किसके अनुमोदन के अधीन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी। यहाँ पे पढ़ेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य विधानमंडल सत्र न हो तो वे परिस्थिति के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे विधायिका द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है, 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो देखिए दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिरे अकबर के नाम से किया, तो डी करेक्ट है, सिरे अकबर। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे। 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर लगाए थे, वो है फिरोज शाह तुगलक। टाइफाइड बुखार का क्या कारण है। टाइफाइड जो होता है इसमें साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है, उसके कारण ये होता है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जल वाष्प किसके द्वारा जल बिंदुओं में परिवर्तन होता है। तो देखिए जल वाष्प जो होता है, जल वाष्प वो संघनन के द्वारा होता है। जल वाष्प संघनन की प्रक्रिया के जरिए जल बिंदुओं में बदल जाता है। संघनन जल वाष्प को तरल पानी में बदलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जल चक्र में अहम भूमिका निभाती है। वाष्पीकरण के बारे में तो आपको पता ही है। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे। तो देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना की जाती है 1837-38 में की जाती है, और इसके संस्थापक होते हैं द्वारकानाथ टैगोर, बी होगा राइट आंसर। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं, यानी जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर। फतवा-ए जहांदारी निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फतवा-ए जहांदारी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। फतवा-ए जहांदारी जो है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। GX UV इमरान, ठीक है। अब ये जो 7 आप लेटर देख रहे हो, यही 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, और अगर हम इधर बढ़ेंगे तो हमारा तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, और इधर बढ़ेंगे तो हमारा आवृत्ति बढ़ता है, यानी ऊर्जा बढ़ता है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा है,
तो जो इधर होगा, जो सबसे दाहिने तरफ होगा, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो अवरक्त किरण, गामा किरण तो यहाँ पर है। एक्स मतलब एक्सरे हो गया, यू मतलब अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, भी मतलब विजुअल रे हो जाता है, और आई का मतलब इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो तरंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड यहाँ पे सबसे लास्ट में देखेंगे, जो सबसे दाहिने तरफ है। यानी कहने का मतलब इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा और इसका जो आवृत्ति है वो सबसे कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे गामा किरण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चंस में तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा अवरक्त किरण का, तो ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, आप अगर इसी तरह का डेटी बेसिस पे ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारे तरफ से ये टेस्ट 16 जनवरी से फरवरी 25 तक के लिए स्टार्ट हुआ है, जिसमें फिलहाल 3 ग्रुप चल रहे हैं। एक बिहार से CGL 4 और बिहार SI और साइंस का स्पेशल। साइंस वाला में बाइलिंगुअल आपको साइंस मिलेगा, जो कि 50 क्वेश्चंस रहेगा डेली बेसिस पर। इसका प्राइस आप 49 देख सकते हैं। बिहार SI में 80 MCQ रहेंगे, 60 + 20 करके 60 GK GS और 20 स्पेशल करंट के, और इसका प्राइस 70 रुपये है। और एक बिहार से CGL 4 के लिए चल रहा है 75 MCQ, जो कि आपका 51 रुपये फीस है। अगर हम बात करें कि तीनों ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो तीनों ग्रुप का इकट्ठे मिला करके 170 पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे 93 42 85 15 38। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पे सेंड करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय होती है, फ्रांस की पराजय होती है। और यह युद्ध होता कब है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सेडान के युद्ध में फ्रांस की हार हुई। यह युद्ध 1 सितंबर 1870 को हुआ। इस युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को बंदी बना लिया गया था। यह युद्ध फ्रांस की सेना का नेतृत्व मार्शल पैट्रिस डे मैकमोहन कर रहे थे। इस युद्ध में जर्मनी सेना ने फ्रांसीसी सेना को घेर लिया था। इस युद्ध में जर्मन तोपखाने ने फ्रांसीसी सेना पर बमबारी की थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस युद्ध में नेपोलियन तृतीय को बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के किस भारतीय शासक ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी, तो वो है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, यहाँ पे पढ़ेंगे कि टीपू सुल्तान ने यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के 1797 में श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी और इनकी राजधानी भी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी सेना के आदर्शों से प्रेरित होकर के इस क्लब की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना। उन्होंने स्वयं को सिटीजन टीपू के रूप में संबोधित किया और श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया था। तो कई बार ये क्वेश्चंस भी पूछा गया कि ट्री ऑफ लिबर्टी किस शासक ने स्थापित किया, कहाँ स्थित है। श्रीरंगपट्टनम में टिपू सुल्तान ने स्थापित किया था। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो डेयरी भी होता है, मत्स्यन भी और कृषि भी, तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। सामान्यतः किन क्षेत्रों में दिखाई देती है। तो देखिए प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः हमें कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। और प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक व्यक्ति का काम है वहाँ पर ज़बरदस्ती 2 से 3 व्यक्तियों को लगा देना, मतलब उसका सही पोटेंशियल यूज़ नहीं करना उस व्यक्ति का और उसके बदले में 2-3 लगा देना, उसे हम लोग कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है। गिब्साइट किसका अयस्क है। तो गिब्साइट जो है वो हम एल्युमिनियम का अयस्क को जानते हैं। गिब्साइट जैसे आप बॉक्साइट जानते हैं उस तरह से गिब्साइट भी है। पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज्य जो विषय है वो सभी को पता होगा कि राज्य सूची का विषय है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, पंचायती राज राज्य सूची का विषय। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर, और भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया था 1956 में। ठीक है, 1956 में। अब नेक्स्ट आता है कि हमारा जड़ मानवता किस ग्रंथि के अल्पस्राव से होता है। तो देखिए जड़ मानवता जो है जिसे हम लोग क्रिटिनिज्म के नाम से जानते हैं, ये थायराइड ग्रंथि के अल्पस्राव से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है यहाँ पे पढ़ेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म या फिर ऑटो अल्पक्रियता,
या फिर जड़ मानवता। मनुष्य और जानवरों में एक रोग की स्थिति है जो थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण होता है और ये खास करके छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, आप पढ़ेंगे कि अति चालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, अति चालकता किसी चालक पदार्थ में विद्युत प्रतिरोध से संबंधित है। बहुत ही कम प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध होता है, उसे अति चालकता कहा जाता है। और इसकी जो खोज की गई थी 1911 में कैमरलिंग ओन्स के द्वारा की गई थी। तो ये भी सही है, तो दोनों के दोनों कथन सही कह सकते हैं, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिल्ली सल्तनत के गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है? तो दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों के निर्दिष्ट करता है वो है बरीद। ठीक है, बरीद, यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकता शब्द अभिप्राय क्या है? इकता प्रणाली आपने देखा होगा, इकता प्रथा जो कि स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो इकता जो शब्द था उसका मतलब होता था कि वेतन के बदले में किसी प्रदेश के राजस्व की उगाही का अधिकार देना। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट की निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास दिया था? तो किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। और इन्हीं के समय में इसका गठन भी किया था 1885 में। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण महामांग ने कराया था, महामांग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि भारत में औपनिवेशिक काल में विटले आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? यानी विटले आयोग जब गठन किया गया था 1929 में, इसका उद्देश्य क्या था? उम्मीद करता हूं कि अब तक आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो यहाँ पे देखिए, विटले आयोग जो गठन किया गया था, हम कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी होगा, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिश प्रस्तुत करना इस विटले आयोग का मेन उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी हो जाता है। तो अगला प्रश्न आता है कि भूटान, मतलब भारत और भूटान के बीच की जो सीमा है कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा होती है? तो भूटान के साथ 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसको हमने SAAB साब से याद कर दिया था, यानी भूटान के साब आए हुए हैं भारत इस तरह से। तो इसका मतलब सिक्किम हो गया। ठीक है, ए का मतलब असम आप ले लो, ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश ले लो और बी का मतलब बंगाल ले लो, ना कि बिहार। तो ये 4 जो राज्य हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है कि कडाड़ा जो बांध है, कडाड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? कडाड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो गुजरात में मही नदी पर यह बनाया गया। तो गुजरात में मही नदी पर यह बनाया गया। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मही सागर जिले में मही नदी पर यह स्थित बांध है। इसका निर्माण 1979 से 89 के बीच हुआ था और इससे जल विद्युत उत्पादन करा जाता है। ठीक है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाई जाती है। तो पेड़ों की प्रसिद्ध जो प्रजाति सुंदरी है वो पाई जाती है मैंग्रोव वन में। ठीक है, मैंग्रोव वन में पाई जाती है, ऑप्शन ए। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, जो कि बिल्कुल सही है। महापद्म नंद इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला इकराट की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है, महापद्म नंद ने धारण किए थे। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली, इनकी 4 राजधानियाँ बनी। तो देखिए, यहाँ पे तीनों के तीनों सही है, ऐसा कोई नहीं है जो इसमें गलत हो, सही नहीं हो। तो सभी के सही होगा, यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी हो जाता है, सभी के सभी कथन सही है। राजकीय व्यय से संबंधित जो कि विभाग दीवाने वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? तो दीवाने वकूफ़ जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए हो जाता है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या फिर गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ से 2 बनते हैं। एक तो ऐसे पूछा जाएगा कि भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी, जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सतवाहन हो जाएगा। लेकिन अगर सर्वाधिक भूमि दान की गई किस वंश के समय में, तो सबसे ज़्यादा भूमि गुप्त वंश में दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट होगा ऑप्शन ए। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है।
हीरा जो है, डायमंड, वो विद्युत प्रवाहित नहीं करता, इसका कारण क्या है? तो विद्युत का प्रवाह नहीं होता क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पे डी हो जाएगा, डी करेक्ट है। शुक्र ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, बात करना है इसमें। तो 3 पॉइंट है, तीनों को पढ़िए और बताइए कि क्या होगा। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह, तो बिल्कुल सही है। सन, उसके बाद क्या है, मरकरी आता है, बुध, और उसके बाद हमारा वेनस आता है, शुक्र। तो सन के बाद मतलब सूर्य के बाद दूसरा ग्रह, ठीक है, पहला तो सही है। यह सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है, क्या ये सही है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही है कि छठा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, ये भी सही है। ये आकार में करीब करीब पृथ्वी जितना ही बड़ा है, तो बिल्कुल सही है, इसलिए पृथ्वी की भगिनी के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये तीनों सही है, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के रेगुलर वीडियोस के लिए। तो देखिए, इक्विनॉक्स जो होता है जिसे हम लोग विषुवत कहा जाता है, विषुवत, ठीक है, सॉरी विषु कहा जाता है, विषु। और ये पूरे एक साल में 2 बार होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि एक साल में कितनी बार इक्विनॉक्स होता है या फिर विषु होता है, तो 2 बार होता है। और पहला जो होता है 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च, और दूसरा होता है 23 सितंबर को, 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। तो इस वक्त होता क्या है कि दिन और रात समान अवधि के होते हैं, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन ए हो जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।